खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। रिश्तेदारों में खूनी संघर्ष में 15 हुए घायल। जमीन को लेकर रामगढ़ के पिपरोली में छिड़ा विवाद। पिकअप और ट्रक की चपेट में आकर 2 की गई जान। भारी वाहनों से लगातार हो रहे हैं हादसे। नए शावक के दिखने के साथ सरिस्का में अर्धशतक पर पहुंची बाघों की तादाद। करणी माता मंदिर क्षेत्र में कैमरा ट्रैप में दिखे बाघिन और शावक। और पुलिस ने नकली खाद की जब्त और भागे परिवादी। रैणी क्षेत्र में कृषि विभाग के साथ की कार्यवाही। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। रामगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरोली गांव में जमीन को लेकर शनिवार को चाचा ताऊ के परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई। उधर सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घटना के बाद दोनों पक्षों से दो लोगों को हिरासत में लिया है। सभी घायलों को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। घायल शमसू ने बताया कि वह अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान ताऊ के परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में शमसू और हाजी बने खां सहित 12 लोग घायल हो गए हैं। जी हमारा खेत पे मतलब हम काम कर रहे, मैं तो दूध निकाल रहा हूँ, पसार रहा था वही में। वो आए एकदम अचानक उजड़ कद का मूड बना रखा झगड़ा का, एकदम आकर बढ़कर हमको मार पीट के छोरी छारी के दी, बालकन के दी, हम मेरे भी दी, सबन के दी, हमारे बाप के दी। झगड़ा किस बात को लेके हुआ है? खेत का मतलब हटो इसमें से, हटो हमारे खेत है ये। अच्छा, कौन लोग थे वो? हमारे ताऊ के। क्या क्या नाम है? निहाला, आजम, आसम, आजाद और शहजाद। आजाद नहीं था, शहजाद। अच्छा। मुस्ताक, अब्बास, अरबाज, ताहिर। तो इन्होंने क्यों मारपीट की है? खेत के ऊपर बिगर बात मारपीट की, कोई बात ही नहीं थी, आज झगड़ा ही नहीं था कुछ भी। सर इनका जमीन के ऊपर पहले ही से ही मतलब केस चल रहा था जी। किनका? इनका भाजी बने खा का और निहाला का जी। ये कौन है दोनों? ये हाजी बने खा जो कि छोटा ही निहाला हुआ इनको पीटने वाले जी। अच्छा, दोनों क्या रखते हैं रिश्ते में? रिश्ते में जी मतलब ये उनका चाचा लगता है जी, वो उनके भतीजे है जी। अच्छा, क्या हुआ फिर? ये हुआ जी, वो अपनी कड़वी लेकर ट्रैक्टर में अपना घर के लिए आ रहे थे जी। कौन? हाजी बने खा जी। अच्छा। तो उन्होंने कही भाई यहाँ में क्यों लिख ले, उन्होंने कहा बने अब हम तो अपने घर जा रहे हैं। बस वहाँ ट्रैक्टर पे खींचा और बस उन्हें मारपीट इनको ऊपर सारा। कौन लोगों ने करी है मारपीट? बल्लम फरसा सारा कुनबा ने उन्हें सारा ने करी है जी ना। क्या क्या नाम है उनके? सर ऐसा जी मैं उनका नाम को उनको इतना नहीं जानता जी ना। मैं इसका मतलब समझी हूँ जी ना, जैसे मेरी लड़की भी आई इसके जी ना। अच्छा। नाम तो जी ये हाजी बने खा रही है बताएंगे, जो शमसू ने बताया ना, जो शमसू ने जो नाम लिखवाए सारे वही लोग थे जी। झगड़ा हुआ था खेत के ऊपर, हमको मालूम नहीं था। वो पार्टी दूसरी पार्टी जो तैयार थी, कुल मिला हम तो घर पे भी नहीं था। मैं पीछे आया था, मेरे रास्ता में रोड पे गिर के बीमार, और ये दूध काट रहा था। और वहीं मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झगड़ा हो गया। हमलावरों ने युवक को घर के अंदर ले जाकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी हुए भागचंद सैनी को जिला अस्पताल से एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। परिजन राजेश सैनी ने बताया कि भूमि विवाद में कुछ लोगों ने यह हमला किया है। वहीं पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जमीन की डोल को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। ये सर जी मालाखेड़ा का मामला है। क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी, ये दुकान से घर आ रहा था, इसको रास्ते में थप्पड़ लप्पड़ दे के गेट के अंदर खींच के और उसको भीतर से ताला लगा के जम मारा है। इसको बाबूलाल सैनी ने मारा है। सनोब रामनाथ सैनी है, रामकिशोर सैनी है, रामनाथ सैनी है, मनीष सैनी और राजेंद्र सैनी और विजय सैनी और जीतू सैनी, ये सारे परिवार ने एक साथ होकर सबने एक साथ करके मारा है। क्यों मारा इनको?
ये रास्ते में आ रहा था इसलिए इसको मारा है। पता नहीं क्या बात है इनके अंदर। कोई रंजिश नहीं है सर जी, ये बेवकूफ बना के इसको मार के और जब जाके पीटा है। आपको कब खबर लगी? हमको पता लगा था, हम खेत पे थे, हम खेत पे गए थे, जब अंदर से गेट बंद कर रखा, जब हमने जबरदस्ती करके गेट खुलवाया, जब जाके इसको मालाखेड़ा हॉस्पिटल में दिखाया है। उसके बाद में साहब इसको अलवर लेकर आए। अलवर से भी इसको अभी तबीयत सही नहीं है, इसकी तबीयत ज्यादा सीरियस चल रही है। क्या नाम है इनका? इसका नाम भागचंद सैनी है। क्या करते हैं ये साहब दुकान से आ रहा था, खेती का काम करते हैं। खैरथल में दर्दनाक हादसे में कानपुर निवासी मजदूर की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। वह 5 दिन पहले ही काम की तलाश में आया था। मृतक बलराम कश्यप अपने भांजे अंकित कश्यप के साथ कमरे पर लौट रहा था। जब वे इस्माइलपुर स्थित अंबा फैक्ट्री के पास पहुंचे तो इसी दौरान पीछे से आ रही एक पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बलराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान श्रमिक की मौत हो गई। वह 5 दिन पहले ही काम की तलाश में अपने गांव से खैरथल आया था और मजदूरी कर रहा था। मृतक के परिवार में पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं जो बेसहारा हो गए हैं। उधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम है बलराम कश्यप और हम लोग निवासी रामपुर सिवली, जिला कानपुर देहात। बताइए क्या करता हूँ? हम लोग 8:54 पे कंपनी से निकले और पीछे से तेज रफ्तार से पिकअप ने टक्कर मारी और हम भी साइड में गिर गए थे। वो थोड़ा आगे रोड पे गिरा और फिर उसके बाद पिकअप उसका ऊपर से निकल गया। पैदल थे बाइक पर? नहीं, हम लोग पैदल थे, साइड में चल रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या भर्ती कराया मृतक को? ये खैरथल के साइड में जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती किया। उसके बाद हाँ, बाइक से लेके गए थे। क्या काम करते हैं? हम लोग स्लीपर में काम करते हैं, चप्पल का कंपनी। और वहीं बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में रंडवा पुट के समीप ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक सवार काटवाड़ी निवासी देवेंद्र सिंह की मौके पर मौत हो गई। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही जख्मी व्यक्ति का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस के अनुसार देवेंद्र जाट काटवाड़ी का रहने वाला था और अलवर के जाट हॉस्टल में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। वह हॉस्टल से बाइक लेकर गांव जा रहा था और इसी दौरान उसे ट्रक ने टक्कर मार दी। आज दिनांक 27/9/2025 को समय 2:45 पर सूचना मिली कि सैदपुर से आगे रोड पर एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मैंने सीमे जाब्ता के वहाँ पहुँचा तो एक ट्रक ने आगे चल रही मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट कर दिया। जो एक लड़का जिसका नाम है देवेंद्र, पिता का नाम बलबीर सिंह, जो मौके पर ही डेड हो गया, जिसको लेकर जीएच अलवर आए। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। कहाँ का रहने वाला था? वो है कांटवाड़ी, थाना इलाका धौलागढ़ का है, उम्र 21 साल है। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? अलवर से अपने गांव जा रहा है। अकेले ही था बाइक पे? दूसरा और तक आगे चला है, उसके कम लगी है। अलवर बफर रेंज में बागिन ST 2302 के साथ 2 शावक कैमरे में कैद हुए हैं। ऐसे में अब सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 50 पर पहुंच गई है। करणी माता मंदिर के पास अलवर बफर क्षेत्र में ST 2302 2 शावकों के साथ कैमरे में ट्रैप हुई है। एक शावक को इस महीने की शुरुआत में देखा गया था, वहीं अब दूसरा शावक भी नजर आया है। ऐसे में वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। उधर वन विभाग द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है। अलवर बफर रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि करणी माता मेले की वजह से दर्शनार्थियों को इधर उधर नहीं जाने के लिए कहा गया है। साथ ही कच्चे रास्तों पर निगरानी के लिए टीमें लगाई गई हैं। DAP खाद की किल्लत के बीच मिलावटिये भी सक्रिय हो गए हैं। सरकारी सप्लाई में कमी का फायदा उठाकर वे नकली खाद किसानों को बेच रहे हैं। शनिवार रात रैनी कस्बे के पथरोड़ा तिराहे से पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने एक पिकअप वाहन से 18 कट्टे नकली DAP खाद जब्त कर ली। इस पिकअप में सवार आरोपी पुलिस वाहन को आता देख मौके से भाग छूटे। जानकारी के अनुसार रैनी कस्बे के पथरोड़ा तिराहे पर कुछ लोग पिकअप वाहन साइड में लगाकर DAP खाद बेच रहे थे। DAP खाद की कमी के चलते काश्तकार मजबूरी में इनसे 1600 रुपए की रेट पर कट्टा खरीद कर ले जा रहे थे। इसी दौरान रोड टूटा होने के कारण एक ट्रैक्टर भिड़ने से पिकअप वाहन का बम्पर उलझकर टूट गया।
साथ ही ट्रैक्टर चालक और पिकअप सवार लोगों के बीच विवाद हो गया। झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही खाद देखकर कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। इस दौरान पिकअप में रखे 18 कट्टे खाद की जांच की गई, जो नकली पाई गई। पथरोड़ा तराई पर रैनी ब्लॉक में नकली DAP की पिकअप कट्टों से भरी हुई पुलिस के सहयोग से पकड़ी गई है। अब वर्तमान में रैनी थाने में उसकी जब्ती की कार्रवाई नमूना संग्रहण जांच हेतु भेजा जाएगा। कट्टे से देखने पर क्लियर पता लग रहा है कि न इसमें मिट्टी है, DAP नहीं है, नकली DAP है। किसानों के साथ लोगों द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है। मेरा सभी किसानों से निवेदन यही रहेगा कि आप DAP अधिकृत विक्रेता से ही परचेज करें। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। इसी क्रम में स्कीम 1 के मकान में शातिर छत पर बने कमरे का गेट तोड़कर अंदर घुस गए, लेकिन लोगों के जागने पर भाग खड़े हुए। यहां मकान नंबर 282 में गत रात्रि करीब 1 से 2 बजे के बीच 3 अज्ञात चोरों ने छत पर बने कमरे का गेट तोड़कर चोरी का प्रयास किया। मकान मालिक विनोद शर्मा की पत्नी पूनम शर्मा ने बताया कि अचानक तेज आवाज सुनकर वे छत पर पहुंचे तो देखा कि चोर दीवार फांदकर पड़ोस के मकान की छत पर कूद गए और फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पड़ोस के CCTV कैमरे में देखा कि 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए थे और चोरी की योजना बना रहे थे। इसी मकान के समीप स्वामी दयानंद पार्क स्थित है, जहां दिन रात असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। स्थानीय लोगों को संदेह है कि चोरी का प्रयास करने वाले युवक यहां मंडराने वाले नशेड़ी और असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं। उधर घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमने तो इन्होंने आवाज लगाई थी तो हम बाहर आके देखा तो इनका दरवाजा टूटा हुआ था। उसके बाद फिर पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस आई थी, फिर हम वापस हो गए। उसके बाद फिर हमने 3 बजे के लगभग दोबारा देखा कि ये चौराहे के पास में 2 जने बाइक लेके खड़े हैं और एक जना उधर से आ रहा है और कम से कम 15-20 मिनट वो खड़े रहे थे। फिर एक जना बाद में एक उधर से आया, तीसरा बैठा, फिर वो बाइक लेके इधर से गए थे वापस। 4 लोग थे? 3 एक वहीं रुक गया था नीचे। हाँ, 2 बाइक पे बैठे थे और एक जना उतर गया था और वो वापस उतर के वो आया है। कुछ सामान था उसके हाथ में, कुछ सफेद सा कुछ कपड़ा टाइप का। फिर वो बाइक पे बैठा था और फिर वो यहाँ से गए। सरिया भी था उनके हाथ में? हाँ, सरिया भी देखा था। वो गेट खोलने की आवाज आई, हमने देखा, हल्ला मचाया तो भाग गए। 4 जने थे, कूद के भाग गए पीछे से। मतलब गेट खोला या तोड़ा था? तोड़ा था उन्होंने। कितने लोग थे? 4 थे बस। आपने देखा भागते? हाँ जी। तो जैसे आवाज आई आप ऊपर आए हो? हाँ, हम ऊपर आए, हमने देखा। हाँ। फिर हमने जंगले में से खोल के देखा। फिर हम चिल्लाए, हल्ला मचाया, आस पड़ोस के भी जग गए थे सब। फिर वो कूद के भाग गए। CCTV वगैरह में आया कुछ? CCTV वगैरह में आया तो है, निकलवाया है अभी। दिख रहे हैं उसमें? दिख रहे हैं, बाइक से जाते हुए दिख रहे हैं। किधर से गए हैं वो? अब पीछे से कूद के गए थे वो तो, लेकिन आगे से वो थोड़ी देर बाद हमने गेट बंद कर लिया, हल्ला मचा के 1-2 घंटे बाद फिर वापस दोबारा आए हैं वो। दोबारा आके फिर वो बाइक से गए हैं। सामान वामान कुछ गया? सामान तो नहीं गया, बच गया। हाँ जी। मैं स्कीम नंबर 1 प्लॉट नंबर 282 आर्य नगर का रहने वाला हूँ। रात को 1:30 बजे मेरे घर में 4 लड़के घुसे थे, जिन्होंने क्या किया कि गेट तोड़ दिया हमारा, और बच्चे थे, मेरी मिसेज थी, इनको परेशान किया। चोरी के इरादे से आए थे क्या? मेरे को ऐसा लगता है कोई बड़ी वारदात के इरादे से आए थे वो, जैसे कोई बड़ी वारदात को अंजाम देंगे वो, ऐसा प्रतीत होता है। फिर शोर सुन के भाग गए। फिर शोर सुन के मिसेज पुकारी तो वो भाग गए, वो इधर से कूद के भागे साइड से। फिर पुलिस मौके पर आई थी रात को? पुलिस को हमने 100 नंबर पे फोन किया और पुलिस 100 नंबर पे करीब 1 घंटे बाद आई थी। 1 घंटे बाद? हाँ, मैं कोतवाली गया खुद। अच्छा। मैं खुद कोतवाली गया, कोतवाली जाके मैंने कहा कि मैंने सर ऐसे ऐसे वारदात हो गई है, तो कह रहे आ जाएंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है, रिपोर्ट लिख के दो। मैं सर रिपोर्ट तो लिख के दे देंगे, फिलहाल आप मौका मुआयना तो करो। फिर आए थे, पहले मोटरसाइकिल वाले आए थे 2, और उसके बाद फिर जीप गाड़ी भी आई थी। अच्छा। पुलिस ने पकड़ा उनको? पुलिस ने रात को 3 बजे हमसे कहा कि 2 हम पकड़ के लाए हैं, 2 जनों को। उन्होंने कहा दोनों को हम पकड़ के लाए। मैंने अभी एप्लीकेशन दी नहीं है, अब एप्लीकेशन देने जाऊंगा। अलवर शहर के कंपनी बाग में असामाजिक तत्वों द्वारा कचरे के ढेर में आग लगा दी गई। स्थानीय लोगों की जागरूकता के चलते फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका।
कंपनी बाग समिति के अध्यक्ष श्रवण गुप्ता सहित मुरारी पाराशर ने बताया कि कचरे का ढेर लंबे समय से कंपनी बाग में पड़ा हुआ था। इस संबंध में सुपरिटेंडेंट को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास की दुकानें और रिहायशी इलाका भी इसकी चपेट में आ सकता था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कंपनी बाग से नियमित रूप से कचरा हटाया जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। पूरे कंपनी बाग का 1.5 महीने से कूड़ा इकट्ठा कर रखा है। ठेकेदार कोई लापरवाही करता नहीं है। ये सुपरिटेंडेंट का ठेकेदार खास आदमी है। इनसे कहीं साहब बरसात के बाद उठवा देंगे। अब बरसात को 1 महीना हो गया, अब यहाँ सड़ता है, रोजाना गंदगी फैलती है। इंस्पेक्टर आज भी आग लग गई, जब उसके इंस्पेक्टर को पता नहीं कि आग लगी क्या हुई है। तो फिर मैंने उसको फोन किया सुपरिटेंडेंट को जयपुर, तो कहता है पता नहीं कैसे लग गई, मैं दिखाता हूँ। मतलब कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार आदमी है ही नहीं। ना इंस्पेक्टर जिम्मेदार है, ना सुपरिटेंडेंट है, ना कोई है। कब से लग रही है ये अब 1 घंटा हो लगते अब आइए। हाँ, फायर ब्रिगेड बुलाया हमने बुलाया फायर ब्रिगेड को। क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार है, अध्यक्ष मैं कंपनी बाग विकास समिति का। कचरा तो लगभग 2-3 महीने से ये इकट्ठा करके ऐसे डाल रहे हैं, और इनको मना करने के बावजूद भी ये कहते हैं हम कहाँ डालें। बाहर डालते तो इनको नगर परिषद वालों ने मना किया कि यहाँ नहीं डालें। अब ये कंपनी बाग प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसका निस्तारण कैसे करें। अब चूंकि असामयिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, 11 बजे बाद कंपनी बाग जंगल हो जाता है। इसकी हमने शिकायत भी की है कि जगह जगह से तो रेलिंग तोड़ रखी है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसने आग लगाई, ये तो अभी जांच का विषय है। इसके खिलाफ शायद हो सकता है कि कुछ हम आगे कार्रवाई करें। कचरा कब से पड़ा हुआ है? कचरा कम से कम 2 महीने से पड़ा है, और ये तुरंत प्रभाव से माननीय कमिश्नर साहब को फोन किया, नरूका जी को, उन्होंने टीम को तुरंत भेज दिया, तो आग पे काबू पा लिया गया। वरना विकराल रूप ले सकता था, क्योंकि सड़क के उस पार वंडर मॉल और कई दुकानें हैं। सारे पेड़ जो हमने 2012-13 में लगाए वो सब तबाह हो जाते। मैं दुकान छोड़ के सीधा आया हूँ, दुकान भी मैंने नहीं खोली कि ये भगवत जी का फोन आ गया, बोले भाई साहब आग लगा दिए। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? मेरी माननीय मंत्री जी को भी अभी फोन किया, लेकिन वो बिजी थे, अभी वो उठा नहीं पाए। मेरा उनसे दोबारा आग्रह यही रहेगा कि यहाँ एक अधिकारी लेवल का आदमी हो ताकि मॉनिटरिंग हो, क्योंकि यहाँ लोग जो सुपरिटेंडेंट नहीं होने के कारण यहाँ व्यवस्थाएं माकूल नहीं है। राजगढ़ क्षेत्र के कोठी नारायणपुर गांव में रास्ते के विवाद में एक स्कूल संचालक विद्यार्थियों को लेकर पहुंच गया, साथ ही वहां काम कर रहे दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया है, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उधर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवादी गंगा साहे ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दी है कि वह परिवार के साथ खेत में कड़बी एकत्रित कर रहा था। अचानक खेत में 3-4 लोग पहुंचे और पैमाइश करना शुरू कर दिया। कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद उन्होंने खेत से होकर ही रास्ता निकालने की बात कही। विरोध करने पर हमला कर दिया और स्कूल के बच्चों को भी बस में लेकर आ पहुंचे। वहीं वीडियो में कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी को कम करने की बात करके गुमराह कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले कई सालों से जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स के नाम पर लोगों की जेब काटी गई है। मिश्रा ने यह भी कहा कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी में शामिल करना चाहिए, जिससे इनकी दरें कम हो सकें। भारत अभी भी रशिया से सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है और इसका एक बड़ा भाग रिलायंस एवं अडानी कंपनी को मिल रहा है, जबकि फायदा देश की जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश के हवाई अड्डों और रेलवे बंदरगाहों को सस्ते दामों पर ठेके पर दिया गया है। जिलाध्यक्ष के अनुसार कांग्रेस ने 70 साल में देश को खड़ा किया था, लेकिन भाजपा इसे पीछे की ओर ले जा रही है। देखिए, मैं एक दिन बैठा मैं टीवी देख रहा था, टीवी या मोबाइल पे देख रहा था, कोई यूट्यूब चैनल। तो उसमें एक बच्चा एक गाना गा रहा था कि चाय बेचने वाला देखो सारा भारत बेच रहा है, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बेचे हवाई अड्डे। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बेचा हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख रहे हैं अपने जेपी नड्डा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया इस देश का। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया, कम से कम उसको तो मत बेचो जिससे देश बचा रहे। ये रोज पूछते ना
कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। जिसको रोज आप बेच रहे हो ना, वो कांग्रेस ने बना के दिया है आपको। अभी सर आप तेल की बात कर रहे थे, रूस में बड़े स्तर पर भारत तेल खरीद रहा है, लेकिन उसका हिस्सा या तो भारत बेच देता है विदेशों में या फिर रिलायंस कंपनी को फायदा मिल रहा है। आम आदमी को अब भी महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, जबकि विदेशों से हम सस्ता ले रहे हैं। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया था प्रेस में कि अगर कोई बात देश के साथ होगी तो अपन तो बाबा जी अपना क्या, अपन तो झोला लेके चल देंगे। और ईमानदारी का जो ढोंग ये रच रहे हैं, इन्होंने अपने पूंजीपति मित्र हैं, अडानी है, अंबानी है और कुछ दो चार है, उनके लिए देश के आम आदमी की प्रॉपर्टी, पैसा, इज्जत सब कुछ दांव पे लगा दिया। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि चंद उद्योगपतियों को संपन्न करने के बजाय गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, इनको आप संपन्न करो, देश अपने आप संपन्न हो जाएगा। सर अभी प्रधानमंत्री का बयान आया कि अभी जीएसटी में और सुधार करेंगे और जनता को फायदा मिलेगा, लेकिन डीजल पेट्रोल को नहीं करेंगे, जिससे हर चीज़ ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी। जीएसटी का सुधार सुनो भाई, जब कांग्रेस जीएसटी लगा रही थी तो सबसे पहले इसका विरोध करने वाले थे माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ। फिर इन्होंने जीएसटी लगाई और जीएसटी को बढ़ा दिया गब्बर सिंह टैक्स, 28% तक इन लोगों ने जीएसटी लगाई। अब एक बात बताओ, मैं आपके जेब से 1000 रुपये चोरी कर लूं और जब आप रो धो पुकारो दुकारो साल 2 साल परेशान हो जाओ, उसके बाद मैं आपको 500 रुपये वापस कर दूं, फिर आप राजी होते घूमो, वही जीएसटी है। 28% लगा के उसको 18% कर दिया। डाका तो आदमी की जेब पे डल रहा है ना। तो इसलिए ये सब फालतू की बातें देश की जनता को समझना चाहिए कि आदमी, इसी ने हमारे ऊपर 28% टैक्स लगाया, अब उसको करके 18 कर दिया तो हम सब खुश होते घूम रहे हैं। जरूरत क्या थी जीएसटी लगाने की? 5% से भी काम चल सकता था। और वास्तव में देश में अगर महंगाई कम करना चाहते हैं तो डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लिया है, अपना महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन डीजल पेट्रोल ये देते हैं सस्ती दरों को अपने मित्रों को। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने भाजपा शासित राज्यों में युवाओं के साथ छलावा होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के समय भाजपा ने पेपर लीक के नाम पर जमकर राजनीति की थी, जबकि वर्तमान में उत्तराखंड में पेपर लीक के कारण युवा भारी संख्या में सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा भी केंद्र ने पूरा नहीं किया। वहीं किसान, महिला और अन्य वर्ग भी नाराज हैं। ये सभी वर्ग बिहार सहित आगामी चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएंगे। से उत्तराखंड में पेपर लीक हुए हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, पूरे देश में भयंकर बारिश हुई है, पूरे देश में नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी कोई किसानों को सीधा मुआवजा नहीं दिया है। देश के हालात ये हैं और दिल्ली के नहीं पूरे देश के युवा मोदी सरकार से रोज़गार मांग रहे हैं, उनका वादा पूरा नहीं किया है। युवा हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, सभी परेशान हैं, सभी पीड़ित हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अभी कल ही कई दिन से दिखा रहे हैं उत्तराखंड में हमारे जो यूथ है वो पेपर लीक को लेकर के स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, उनको ऊपर लाठी चला रही है। अरे एक तरफ रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे रोजगार दे नहीं रही हमारे युवाओं को, दूसरा पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे बच्चे जो इस तरह के कंपटीशनों की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 साल से बेचारे बच्चे लग रहे हैं और इस तरह की उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। बीजेपी की जहाँ सरकार है इस तरह से हो रही है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, पेपर लीक इनके सरकारों में खूब हो रहे हैं। पिछली बार यहाँ आदरणीय गहलोत साहब की सरकार थी तो बहुत पुकारते थे पेपर लीक, अब इनको शर्म नहीं था, अब रोके ना उनको। उत्तराखंड में हमारे बच्चों के ऊपर ऐसे लाठीचार्ज किया जा रहा है, पेपर लीक को धरने पर बैठे हैं उन बच्चों के ऊपर, पानी छोड़ा जा रहा है उनके ऊपर। तो इस तरह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है, पेपर लीक एकदम हो रहे हैं, इन पर पेपर लीक पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं। इसी तरह से आपने पूछा, अभी पूरे हिंदुस्तान में बारिश की अच्छी बारिश हुई है। कल 2 दिन से दिखा रहे हैं कि हमारे मराठवाड़ा महाराष्ट्र में किसान भाई कैसे भूखे मर रहे हैं। उनके मकान दिखा रहे हैं कि उनके मकानों में पानी आया हुआ है, कीचड़ भरी है, उनके अनाज, पहनने के, खाने के कोई सामान बाकी नहीं, खेतों में आज भी पानी भरा हुआ है, किसान भूखे मर रहे हैं। तो उस वहाँ बीजेपी की सरकार है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। राजस्थान में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने पहली डिमांड की जा रही है, मुख्यमंत्री से डिमांड की है कि यहाँ के
किसान भाइयों को जो बारिश से नुकसान है उसका मुआवजा दिया है। तो इनका कहीं ध्यान ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहीं ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ ध्यान देना। मराठवाड़ा में हमारे किसान भाई आत्महत्या के वो कर रहे हैं, भूखे मर रहे बेचारे, वहाँ मुआवजा दिया जाए, उनको खाने के राशन दिया जाए, रहने को उनको जगह दी जाए। उनके घरों में तो पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है। राजस्थान में जिस तरह से किसानों को नुकसान हुआ वहाँ मुआवजा दिया जाए। इस तरह से कहीं मुआवजा नहीं दिया जा रहा। आज हमारे किसानों भाइयों को ऊपर इस तरह से मदद न करके उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हमारे युवा साथियों का हमारा कर जाए, महिलाओं का अत्याचार हो रहा है। कहीं भी तो ये नहीं कि सरकार ने करे। महंगाई पर कोई अंकुश नहीं इनका, चारों तरफ से महंगाई बढ़ रही है, पूरी पब्लिक परेशान है। तो बीजेपी सरकार सत्ता में बचे रहने के लिए कर रही है। आज इनके पास कोई कहने के लिए कुछ नहीं है, खाली झूठे वादे कर रहे हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी राजस्थान में दौरा करके गए, खाली इस तरह के उद्घाटन और इस तरह कर रहे हैं। काम करने के जो हैं पब्लिक की समस्याओं को, उन पर कोई काम नहीं कर रहे हैं और इस तरह से घूमते फिर रहे हैं, उद्घाटन करता रोड रहे हैं, कोई काम विकास के काम नहीं। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में मंदिरों में रोजाना माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जा रही है। वहीं शहर के पंचवटी स्थित शिव दुर्गा मंदिर में माता वैष्णो देवी की थीम पर मंदिर पुजारी और श्रद्धालुओं के सहयोग से गुफा बनाई गई है। मंदिर में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं। उधर पुजारी रामानंद गुरु ने बताया कि प्रतिदिन माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जा रही है। साथ ही महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किए जाते हैं। इसके अलावा माता वैष्णो देवी की तर्ज पर गुफा के मार्ग को तैयार किया गया है। जिस स्थान पर आप खड़े हैं, पंचवटी में नियर बाई एसएमडी सर्किल शिव दुर्गा मंदिर, यहाँ हर वर्ष मां भगवती के नवरात्रे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। प्रत्येक नवरात्रे में माता का विविध रूपों में श्रृंगार किया जाता है। 9 के 9 दिन मां दुर्गा का अलग अलग नए नए श्रृंगार किए जाते हैं। भक्तों द्वारा नया श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इस बार स्वयं सेवकों द्वारा स्वयं बिना किसी ट्रेडिशनल व्यक्ति के सहयोग के पूरा वैष्णो माता की थीम पर पूरा ये गुफा का मार्ग तैयार किया गया है, जिसमें सभी भक्त अपना सहयोग देते आए हैं और समय समय पर ऐसी प्रक्रियाएं हमारे यहाँ होती रहती हैं। सुबह और शाम दोनों समय संगीत में आरती होती है। महिला मंडल द्वारा 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ सत्संग किया जाता है। माता रानी के सुंदर सुंदर भजनों द्वारा मैया को रिझाया जाता है और सभी भक्त आकर माता रानी के दर्शन करें। जय माता दी। उधर सागर समीप स्थित प्राचीन मनसा माता मंदिर में रविवार को भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर पुजारी मणिकांत शर्मा के अनुसार शाम को माता के भजनों का गुणगान हुआ, साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। यह मंदिर 300 साल से भी अधिक पुराना है। माता मंदिर पे डेली रात को एक तो सत्संग होता है 9 से 11, उसके बाद आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है, विशेष सत्संग होते हैं। नवरात्रों पर क्या विशेष किया जा रहा है इसे? विशेष रूप से होता है, वैसे तो हर अष्टमी पे होता है जी, नवरात्रों विशेष रूप से होता है। अच्छे भजन नवरात्रि में शहर में भंडारों का दौर जारी है। करणी मां के मेले के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह ट्रेजरी के पास प्रसाद वितरण हुआ। यहां मां शक्ति नवयुवक मित्र मंडल की ओर से मनसा माता को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। श्रद्धालु दिनेश जांगिड़ ने बताया कि यह आयोजन पिछले 21 वर्षों से हो रहा है। वहीं इस दौरान मनीष शर्मा, अजय राठौड़, रविंद्र तिवाड़ी, चंद्र प्रकाश नरूका, महेश सैनी, चंद्रमोहन, दीपक, रतिराम सैनी, राम प्रसाद, डॉक्टर शिवांग शर्मा और दुष्यंत नरूका आदि भक्त मौजूद रहे। करणी माता मेले के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हमारी मित्र मंडली द्वारा इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। पिछले 21 वर्षों से इस भंडारे का संचालन किया जा रहा है। माता रानी सभी को सुख समृद्धि दे और इसी प्रकार हम इस भंडारे का आयोजन करते हैं। क्या प्रसाद का वितरण किया गया है आज? पूरी सब्जी और दाना का वितरण किया गया। हमारे भाई बंधुओं ने साथ में कचौरी और खड़ी का भी प्रसाद चढ़ाया और माता रानी का प्रसाद सभी ने पाया। उधर अमित टाइल्स और जाट कॉलोनी नवयुवक मंडल द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों को प्रसाद वितरित हुआ। इसमें सुमित शर्मा, हरिमोहन, राजू सैनी, अमित भारद्वाज, शिवचरण और महेंद्र चौधरी आदि का सहयोग रहा। 200 फुट रोड पर मार्बल मंडी में इस बार 21वां माता का जो भंडारा हुआ है, इसमें सारे जाट कॉलोनी के नवयुवक मंडल द्वारा अमित टाइल्स के संयोजन से यहाँ पर किया गया, जो सुबह से चल रहा है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा सेवा पखवाड़े के तहत मयूर होटल में आयोजित 3 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। वोकल फॉर लोकल के तहत यहां स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा ने बताया कि इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी के अंतिम दिन 27 सितंबर को रात्रि 8 बजे तक लोगों का तांता लगा रहा। यहाँ उचित दामों पर हस्त निर्मित उत्पाद विक्रय के लिए उपलब्ध करवाए गए थे। इनमें रामगढ़ एवं मौलिया की प्रसिद्ध कागजी एवं क्ले पॉटरी, इस्माइलपुर एवं घासोली की नागराज जूती, वुडन ब्लॉक पेंटिंग, वुडन क्राफ्ट, मार्बल हैंडीक्राफ्ट और खादी उत्पाद आदि शामिल थे। फिलहाल जिला स्तर पर प्रदर्शनी का समापन हो गया है और मत्स्य उत्सव पर दोबारा कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा उपखंड स्तर पर भी प्रदर्शनी लगाने का प्रयास किया जाएगा। इससे महिलाओं का भी सशक्तिकरण हुआ है। वहीं महाप्रबंधक मीणा की ओर से सभी दुकानदारों को प्रमाण पत्र दिए गए। साथ ही उद्योग विभाग की संचालित योजनाओं को लेकर जानकारी प्रदान की गई। सेवा पखवाड़े के तहत जिला उद्योग केंद्र की ओर से जिस तरह से सर ये हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई जा रही है, आज समापन है, आप महाप्रबंधक हैं, किस तरह का अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे? सेवा पखवाड़े के तहत जो ज़िले के आर्टिजन्स हैं जो ट्रेडिशनल वर्क कर रहे हैं, और इसमें जो राजीव का के स्वयं सहायता समूह के भी जो हाथ से अपने उत्कृष्ट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके डिस्प्ले और विपणन के लिए ये हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जो 25 से और 27 3 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी थी। इसमें सभी जो स्कूल्स हैं उनके बच्चों ने भी इनका अवलोकन किया, और जो शहर के सभी प्रबुद्ध जन हैं, महिला, बच्चे और सभी ने इसका अवलोकन किया। इनका ये प्लेटफॉर्म से इनके मार्केटिंग भी हुई, और सभी जो दस्तकार हैं उनका हमने अच्छे से ख्याल रखा, सभी प्रसन्न हैं। और आज जो 27 तारीख है 8 बजे अब इसका समापन हो जाएगा, और हम प्रतिवर्ष 2 प्रदर्शनी रखते हैं। लघु उद्योग भारती के साथ भी हमारा टाई अप रहता है। तो इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य जो ज़िले के दस्तकार हैं उनको मोटिवेट करना है, उनको प्रमोट करना है, उनको मार्केट के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है, और उनकी जो आजीविका है उसके ये उनके लिए जो उनका प्रोडक्ट है वही आजीविका है, तो उनके लिए यहाँ एक बाज़ार उपलब्ध करवाना है। तो जो ज़िले के दस्तकार हैं उनका हमने जो यहाँ रखा, इसमें 23 लोगों ने भाग लिया, और सभी के प्रोडक्ट की लोगों ने सराहना की है, और सभी की बिक्री हुई है। और ये जो 3 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी थी, इसका अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। उधर महिला दुकानदार सुमन पवार ने बताया कि जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के कार्मिकों का खासा सहयोग रहा, साथ ही बिक्री के लिए श्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मिला है। गौरतलब है कि वन मंत्री संजय शर्मा ने भी स्टॉल का अवलोकन किया था। हस्तशिल्प प्रदर्शनी है जी, आज समापन है, आपने उसमें स्टॉल लगाई, कैसा अनुभव रहा, कितनी सेल हुई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा था। हमारा फर्स्ट टाइम था पर बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला और इनकम भी अच्छी हुई। बाकी मैं तो ये चाहूँगी कि गांव की जो महिलाएं जो मेरे से जुड़ी हुई हैं और वो आगे इसी तरह का करती रहे, बहुत अच्छा करें। मैडम, ये सरकार का प्रयास है, सेवा पखवाड़ा के तहत इस तरह से एक जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र ने आयोजन किया है। आपको लगता है कि इस तरह के आयोजनों से जो ग्रामीण परिवेश की महिला हैं जो स्वयं का हाथ का काम कर रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेट है, बहुत अच्छा एक मौका है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। और मैं ये चाहूँगी कि हर मंथ ऐसा लगना चाहिए, और जिले लेवल पे क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी लगना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि गांव की महिलाएं इतनी दूर आ नहीं पाती तो वो इसमें भाग ले पाए। उसमें ब्लॉक में भी लग जाए तो भी बहुत बेस्ट रहेगा। अब लगता है कि महिलाएं स्वयं का हाथ से चीज़ें बनाकर बेच सकती हैं, उनको सरकार भी सहयोग करती है, कई योजनाएं भी हैं, ट्रेनिंग तक दी जाती है, लोन तक दी जाती है, तो महिलाओं को स्वरोजगार करना चाहिए, इस तरह से काम करके शुरुआत कर सकती है। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम यही चाह रहे थे, अपनी महिलाओं से हमेशा बात करते थे कि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें सहायता भी मिल रही है, और बहुत अच्छा है कि सुबह मतलब नाश्ता भी देते हैं ये लोग, और बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है इन्होंने मैनेज सब कुछ।
तो मेरे लिए तो यही है कि बिल्कुल बहुत बेस्ट है, तो महिलाओं को करना चाहिए। स्टॉल क्या निःशुल्क थी या कुछ शुल्क भी था? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क, कुछ भी नहीं था। निःशुल्क था। जी। जिला उद्योग केंद्र के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, कितना सहयोग उनका रहा आपके इसमें? बहुत अच्छा सहयोग था, पूरा ही सहयोग था उनका कि नाश्ता देना, चाय देना, हर चीज़ का ध्यान रखना कि मतलब अगर आप गर्मी में हो तो वो कूलर का भी इंतजाम कर रहे थे हमारे लिए। अलवर के नसिया जी में 22 सितंबर से आयोजित सम शरण कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ रविवार को संपन्न हो गया। इससे पूर्व शनिवार शाम नसिया जी में कबीर सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं रविवार सुबह शांति धारा और नित्य नियम पूजन सहित विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसके बाद श्री जी की स्वर्ण रथ यात्रा नसिया जी से निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई मुंशी बाजार स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पहुंची। मंदिर के उपाध्यक्ष कुलदीप जैन ने पूरे आयोजन की जानकारी दी। महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ जो दिनांक 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, आज उसका समापन है। यज्ञ भी चल रहा है। इसके बाद श्री जी को स्वर्ण रथ में विराजमान करके इनको वापस चंद्र प्रभु मंदिर मुंशी बाजार जैन मंदिर श्री जी को वहाँ पहुँचाएंगे, तब इसका संपूर्ण समापन हो जाएगा। मैं कुलदीप कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मुंशी बाजार अलवर। आर्काइव्स म्यूजिका संगीत और कला विद्यालय की ओर से 11वीं अखिल भारतीय संगीत और नृत्य प्रतियोगिता राग हारमोनी का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम 5 और 6 अक्टूबर को जेल सर्किल के समीप स्थित महावर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित रघुनाथ तलेगांवकर की स्मृति में आयोजन हो रहा है। संस्थापक अनिल सैनी ने बताया कि संस्था द्वारा पिछले 10 वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 9 से अधिक राज्यों के 250 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। इस दौरान गिटार वादन, बांसुरी वादन, शास्त्रीय गायन और भजन सहित अन्य वर्गों एवं विधाओं में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य प्रतियोगिता है, 11वां आयोजन है। पिछले 10 वर्षों से आर्काइव्स म्यूजिका संगीत कला विद्यालय ये आयोजित कर रहा है और देश के लगभग 8-9 से भी ज़्यादा राज्यों के प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं। लगभग इस वर्ष भी 200 से 250 के बीच में प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। कौन सी डेट और कहाँ पर होगी? 5 व 6 अक्टूबर को महावर ऑडिटोरियम जेल सर्किल पर आयोजित होगी और सुबह प्रतियोगिता 7 बजे से शाम को 7 बजे तक लगभग 12 घंटे लगातार ये प्रतियोगिता चलेंगी, जिसमें बांसुरी वादन, गिटार वादन, शास्त्रीय गायन, ठुमरी, भजन सभी वर्गों में और सभी विधाओं में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। दशहरा मैदान पर रावण दहन के लिए पुरुषार्थी समिति की ओर से यूआईटी एवं नगर निगम के सहयोग से तैयारियां जारी हैं। पदाधिकारी अशोक आहूजा ने बताया कि वर्ष 1948 से ही समिति द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस साल 2 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही वन मंत्री संजय शर्मा भी अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं एसपी एवं जिला कलेक्टर सहित यूआईटी सचिव और नगर निगम आयुक्त के अलावा विधायक सुखवंत सिंह और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी आएंगे। आहूजा के अनुसार आयोजन के लिए सभी सरकारी विभागों से सहयोग मिल रहा है। पुरुषार्थी समाज प्रतिवर्ष 1948 से दशहरे का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन 2 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा के साथ पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से प्रारंभ होगा और करीब 6:15 बजे झांकियां और पूरी शोभा यात्रा दशहरा मैदान पर पहुंचेगी। इससे पूर्व 30 तारीख को प्रातः यहाँ पर जो दशहरा मैदान का मंच है वहाँ पर रामायण पाठ प्रारंभ होगा और उसका समापन अगले दिन 1 अक्टूबर को होगा। इसमें भारी संख्या में समाज के लोग और शहर के प्रबुद्ध नागरिक सम्मिलित हो सकेंगे। दशहरे की तैयारियां बहुत तेजी से हो रही हैं। दशहरा मैदान पर नगर निगम, नगर विकास न्यास, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी का सहयोग हमें मिल रहा है और चिकित्सा विभाग। इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव साहब होंगे और उसके साथ में श्री संजय शर्मा, वन मंत्री राजस्थान सरकार, विपक्ष के नेता
श्री टीकाराम जी जूली, हमारे स्थानीय विधायक रामगढ़ सुखवंत सिंह जी अतिथि के रूप में होंगे। इन्हीं के साथ में हमारे पूर्व विधायक रहे सम्माननीय श्री ज्ञानदेव जी आहूजा, जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला और हमारे एसपी साहब, यूआईटी सेक्रेटरी और नगर निगम के आयुक्त, ये अतिथि के रूप में होंगे। हमारे पूर्व विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस बार विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्य मंच पर हमारे विशेष अतिथि, उसके बाद हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था और हमारे प्रबुद्ध लोग, जिन लोगों का योगदान प्रत्यक्ष और परोक्ष शहर से हमको मिलता है। ये भगवान श्री राम जी का प्रोग्राम है और इस 65 फुट का रावण और उसके साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले होंगे। दशहरा मैदान पर नगर विकास न्यास और नगर निगम की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही है। पुरुषार्थी समाज और पुरुषार्थी समिति जिला अलवर तो अपने क्षमता से भी अधिक व्यवस्थाएं करती हैं। जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा के अनुसार सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण होने पर हैं और आम जनता से उनकी ओर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बच्चों की संभाल के साथ, सुरक्षा के साथ में मैदान पर आएं और कार्यक्रमों में सहभागिता करें। जाटव महासभा समिति ने खुदनपुर स्थित देवातवाल परिसर में बैठक आयोजित की। इस दौरान हाल ही आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह और गोद भराई कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इसके अलावा आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया। साथ ही 9 नवंबर को रजिस्टर्ड 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम, बालिका शिक्षा को बढ़ाने, युवा पीढ़ी में संस्कार सहित नशा मुक्ति अभियान आदि पर बल दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ लेने पर भी चर्चा की गई। बैठक में मनीराम जाटव, रमेश जाटव, रामजीवन, गुमान सिंह, धर्मपाल जाटव, मुकेश कुमार और प्यारेलाल आदि ने विचार रखे। साथ ही जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने सभी का आभार व्यक्त किया। अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई। आपके पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या जानकारी? अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति जिला अलवर की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई थी। समिति के कार्यालय 200 फुट रोड के पास देवतवाल परिसर में। इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था कि 22 सितंबर 2025 को प्रतिभा सम्मान समारोह तथा 9 नवंबर को होने वाली शादी के जो बनाए गए जोड़े थे उनकी गोद भराई की रस्म पूरी की गई थी। उन कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की और सबके विचार आमंत्रित किए गए। सब ने अपनी अपनी राय दी और जो छोटी मोटी बातें निकल गई समीक्षा बैठक में उन पर सुधार करने की आवश्यकता थी। जो कमेटियों को जिम्मेदारियां भी आज से ही हमने सौंप दी गई हैं और वो अब की बार जो प्रोग्राम होगा वो बहुत ही बेहतरीन और राजस्थानी स्तर का प्रोग्राम आयोजित करने की समिति की मानसिकता है, जिसमें 13 जोड़े रजिस्टर्ड हैं, उनकी शादी किया जाना प्रस्तावित है। जो सामूहिक विवाह 9 नवंबर को होना है उसकी तैयारियों को लेकर क्या चर्चा की गई? उनकी तैयारियों के बाबत में समाज के जो हमासा ऐसे हैं जो इन बेटियों के कन्यादान स्वरूप और कार्यक्रमों को सफल बनाने की मानसिकता रखते हैं, उन सबको हमने जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। सामाजिक एकता बनाने के प्रयास किए गए हैं। समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं, जैसे भात पेज में लत्ते कपड़े हैं जो उनको ज़्यादा देते हैं, बल्कि भोज में पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं। इन सब बातों को रोकने के उद्देश्य से ये एक सामाजिक वो एजेंडा प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें विचार आमंत्रित किए जाएंगे। अब जो ये जो शादी समारोह होगा वो दहेज लेना और देना दोनों पक्षों को इस तरह से समझाया गया है। युवा पीढ़ी को ये मैसेज देने के प्रयास किए गए हैं ताकि युवा पीढ़ी देश की मुख्य धारा में जुड़े और वो गलत रास्ते पर न भटकें। नशा जैसी बुरी आदतें हैं उन सब से बचने के प्रयास किए जाएंगे। अब तक के जो हमारे समाज के लोग हैं उनका सहयोग बहुत ही अच्छा मिल रहा है और समाज में एक अच्छी सोच पैदा हुई है। सकारात्मक रूप से हो सकता है कि कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन हो जाए। अलवर में राजर्षि अभय समाज रामलीला में रावण द्वारा सीता हरण, शबरी मिलन और राम सुग्रीव मित्रता की लीला का मंचन हुआ। साथ ही रावण और शूर्पणखा संवाद भी बताया गया। वहीं रावण मारीच के पास पहुंचा और उसे स्वर्ण मृग बनने पर मजबूर कर दिया। सीता माता ने मृग की खाल लाने के लिए भगवान श्री राम को भेजा।
मारीच ने उनकी आवाज में लक्ष्मण से रक्षा करने के लिए पुकारा। ऐसे में सीता माता ने लक्ष्मण को राम की कुशल जानने के लिए भेजा। उन्होंने जाते जाते कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा खींची, लेकिन साधु वेशधारी रावण ने बहलाकर उन्हें बाहर बुला लिया और अपहरण कर लिया। मुख्य कलाकारों में रावण का प्रभावी अभिनय ललित मिश्रा, मारीच का कुशल अभिनय राकेश शर्मा ने किया। वहीं शनिवार की रामलीला उद्योगपति सुरेश गुप्ता के सहयोग से मंचित हुई। अतिथियों का सम्मान संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर किया। और वहीं अन्य प्रसंगों में बालीवध, सीता सुधी एवं लंका दहन की लीला का प्रभावी मंचन किया गया। साथ ही सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका में पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता माता से मिलने, राक्षसों के संहार और लंका दहन के प्रसंग भी बताए गए। इस दौरान रावण का सशक्त अभिनय ललित मिश्रा और बाली का अभिनय राजेश चतुर्वेदी और हनुमान जी का रोल नंद किशोर ने किया। यह प्रसंग व्यवसायी च्यवन भार्गव एवं पुनीत भार्गव के सहयोग से मंचित किए गए। आशा फाउंडेशन ट्रस्ट अलवर एवं संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भरत मुनि थिएटर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत जेल चौराहे स्थित महावर ऑडिटोरियम में ब्रिटिश नाटककार हैरोल्ड पिंटर की चर्चित एकांकी द डम्ब वेटर का भारतीय रूपांतरण प्रस्तुत हुआ। ट्रस्ट अध्यक्ष आशा गुप्ता ने बताया कि इस नाटक में प्रस्तुत रहस्य और हास्य की जुगलबंदी ने दर्शकों को अपने सम्मोहन में बांधे रखा। नाटक के मुख्य किरदार दीपक, सक्षम मिश्रा, देवांश और दिवाकर दुबे के अभिनय को उपस्थित दर्शकों ने सराहा, जबकि निर्देशन साक्षी ने किया। अलवर के अंसल टाउन के निवासी कई समस्याओं का सामना करने को मजबूर हैं। यहाँ करीब 50% निवासी ऐसे हैं जो कई वर्षों से रखरखाव शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बिल्डर शुल्क बकाया होने का हवाला देकर निवासियों को सुविधाएं देने से कतरा रहा है। वहीं नियमित मेंटेनेंस शुल्क देने वाले निवासियों में रोष पनप रहा है। रविवार को क्लब हाउस में हुई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा में इस पर चर्चा की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रणय मिश्रा ने बताया कि करीब 50% निवासियों पर 4 करोड़ के लगभग राशि बकाया है। इनमें से सबसे ज्यादा रखरखाव शुल्क RWA के पूर्व संरक्षक पर 13 लाख से अधिक शेष है। वहीं आम सभा की अगली बैठक 2 नवंबर को आयोजित होगी। आज हमारी RWA की दूसरी GVM थी। पहली GVM 24 अगस्त को हुई थी और पहले से ही आज का दिन प्रस्तावित था। आज की GVM में सबसे बड़ी बात ये हुई कि पिछले 2 महीने में जो हमारी कार्यकारिणी ने काम किए हैं उसके संबंध में सारी बात रेजिडेंट के सामने रखी गई। वो सारे काम बताए कि किए गए जो कि पिछले 6 वर्षों में कभी नहीं हुआ। और इसके अलावा कि सोसाइटी के काम को सही ढंग से करने के लिए 4 कमेटियां बनाई गई, जिसमें सभी लोगों ने स्वेच्छा से अपने नाम दिए और ताकि सोसाइटी को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें थी कि पूरी सोसाइटी में उन लोगों के खिलाफ निर्णय मतलब कि RWA और बिल्डर कानूनी कार्रवाई करेगी जो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में सोमवार को निःशुल्क चर्म रोग शिविर लगेगा। यह कैंप सुबह 9 बजे से 12 बजे तक लगाया जाएगा। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर द्रविड भारद्वाज द्वारा मरीजों को परामर्श दिया जाएगा। वहीं आचार्य हस्ती चिकित्सालय में उनके द्वारा प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से 12 बजे तक अपनी सेवाएं दी जाती हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दादर के सपेराबास में कब्रिस्तान शमशान घाट के रास्ते पर अतिक्रमण कायम है। ऐसे में दाह संस्कार या दफनाने के लिए जाने पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार यहां पहुंचने के लिए रास्ता मौजूद है। उधर अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व प्रधान मंदोदरी, समाज सेवी मामचंद्र, पूर्व सरपंच गिरिराजनाथ, रामजीलाल, मातादीन और रघुवीर आदि ने अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा है। बड़ौदा में श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति द्वारा चतुर्थ पद यात्रा निकाली जाएगी। यह पद यात्रा 29 सितंबर को सुबह 6:15 बजे जुगरावर चावंड माता मंदिर के लिए रवाना होगी। पदयात्री अग्रवाल धर्मशाला के समीप प्राचीन शिव मंदिर से जाएंगे। यह जानकारी समिति सदस्य अंकित खंडेलवाल ने प्रदान की। दलित महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं नेतृत्व विकास पर जिला स्तरीय महिला समागम संपन्न हुआ। टहला स्थित सामुदायिक भवन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने कहा कि दलित महिलाओं के समक्ष आज भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक चुनौतियां खड़ी हुई हैं। उधर दलित महिला मंच की राज्य समन्वयक कश्मीरा सिंह ने माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की अलख जगाई थी। इस अवसर पर रचना देवी बैरवा, श्रवण कुमार मेघवाल, मुरारी लाल बैरवा, राजेंद्र, मंजू बैरवा, ओम प्रकाश और गोपाल महावर आदि ने विचार रखे। गोलाकाबास कस्बे के समीप टहला थानागाजी जाने वाले सड़क मार्ग के निकट सरसा देवी मंदिर स्थित है। पहाड़ी के अंदर चट्टान की गुफा में बने मंदिर में नवरात्रि के छठे दिन मां
कात्यायनी के दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और देवी दुर्गा की पूजा से भक्तों को शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि शारदीय और चैत्र के नवरात्रे में यहां श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वर्ष 1980 के बाद कुछ श्रद्धालुओं ने देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वर्तमान में मंदिर की देखरेख आदि का कार्य खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारा श्री सरसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। रैणी कस्बे में शनिवार दोपहर बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने विजयादशमी पर्व के उपलक्ष्य में पथ संचलन निकाला। इसकी शुरुआत सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। एडवोकेट सुभाष शर्मा ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं द्वारा शस्त्र पूजन भी किया गया, वहीं पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। मालाखेड़ा पंचायत समिति की ढाकपुरी पंचायत में ग्राम सेवा शिविर का आयोजन किया गया। पानी, बिजली और राशन जैसी समस्याएं यहां पहुंची, जिनमें से अधिकांश का निपटारा भी हो गया है। इस अवसर पर अंजलि चौधरी को स्टेट रोलर स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर प्रशासक सुनीता राजेश यादव, एसडीएम नवज्योति कंवरिया, तहसीलदार धीरेन्द्र करदम और बीडीओ भूधर सिंह ने सम्मानित किया। अकबरपुर कस्बे में नवरात्रि पर्व को लेकर उत्साह बना हुआ है। देवी के उपासकों ने अपने घरों में घट स्थापना की है, साथ ही सुबह और शाम पूजा अर्चना की जाती है। इस बार नवरात्र 10 दिन के हैं, वहीं अष्टमी और नवमी को विशेष पूजन किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सिलीसेठ झील पर पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने पर्यटकों का मन मोह लिया। वहीं कलाकारों के साथ पर्यटक भी नाचते हुए नजर आए। कार्यक्रम के दौरान मयूर नृत्य, मटका, भवई, केसरिया और बालम चेरी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कलाकार राजेश बंसल ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं बने सिंह प्रजापत ग्रुप की ओर से भी कार्यक्रम पेश किया गया। आज का ये प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर हमारा ये प्रोग्राम राजस्थानी कल्चर के द्वारा रखा गया। हमारा ग्रुप है मिस्टर बने सिंह प्रजापत, जो कि 45 देश रिटर्न है। और आज के इस प्रोग्राम में हमने केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश, इसमें हमारे सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। उसके बाद चरी डांस, उसके बाद हमारे सभी मेहमानों का एंजॉय, पल्लू लटके बुरी को पल्लू लटके, जिसमें हमारे सभी यहाँ पर जितने भी मेहमान थे सभी ने खूब आनंद लिया। सबसे प्रमुख रहा भवाई डांस, जो कि राजस्थान का लोकप्रिय लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस। ये आज की खास परफॉर्मेंस रही। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज हम बताएं तो जो सिलीसेठ झील है, ये अलवर की शान कही जाती है, क्योंकि सिलीसेठ झील में इस बार बरसात की वजह से अच्छा पानी भी आया था और फ्लो भी हो गई, अभी भी और फ्लो चल रही है। तो आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यहाँ लोक कलाकारों द्वारा लोक गीतों की, लोक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी गई थी। तो राजस्थान सरकार जो पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष जो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया जाता है, तो हम यहाँ जो पर्यटक आए हुए हैं उनसे जान लेते हैं कि ये कार्यक्रम आपको किस तरह का अच्छा लगा और ये जो झील का यहाँ नज़ारा दिखा है, चारों तरफ व्यू दिखा है, तो उनको किस तरह आकर्षित करता है और वो क्या यहाँ वो दोबारा भी आना चाहेंगे और क्या कहना है इनका, तो हम जान लेते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है एंड मैं गुड़गांव से आई हूँ। मैं अलवर पहली बार आई हूँ एंड आई रियली एंजॉयड इट। यहाँ का व्यू, यहाँ का फोक डांस हमें देखने को मिला। इट वॉज वेरी गुड एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। जी हाँ, हमारे साथ और भी पर्यटक हैं, उनसे जान लेते। जी मैम, आप आए हो, आपने जो लोक कला, जो राजस्थान की जो कल्चर प्रोग्राम देखा है, राजस्थान की जो ये रीति रिवाज, जो परंपरा है, वो आपको देखने को मिली, तो क्या कहोगे? हरियाणा से आए हो आप, हरियाणा और राजस्थान में कितना अंतर मिलता है? हाँ, बहुत डिफरेंस था, मतलब हमें सब देखने को नहीं मिलता है और हमने बहुत एंजॉय किया। हम लोग इतनी हेक्टिक लाइफ से आए थे, यहाँ पे हमने सूदिंग झील देखी, हम लोगों ने बोटिंग वगैरह करी। इट वाज गुड और हम दोबारा भी आना चाहेंगे यहाँ पे। और भी हमारे साथ पर्यटक है। जी मैम, बताओ, आज आए हो, आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्योंकि आज आपने यहाँ जो राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम भी देखा है, तो ऐसे प्रोग्राम आपने पहले भी देखे हैं क्या कहीं? जी नहीं, मैंने पहले नहीं देखे हैं और आज ये प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। लोगों ने अपना कल्चर है वो दिखाया डांस के थ्रू, जिससे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गवर्नमेंट जो ये सब कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, इससे हम लोग का भी और मन करेगा कि हम और ज़्यादा राजस्थान है। जी, हम बता दें कि जो पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जो राजस्थान सरकार है वो बार बार इस तरह का कार्यक्रम करती है, तो हम और भी पर्यटक है, जो महिला पर्यटक, उनसे भी जान लेते हैं। जी मैम, ये किस तरह आकर्षित करते हैं ये जो अपने कल्चर प्रोग्राम होते हैं, पर्यटकों को क्या बढ़ावा मिलेगा इन कार्यक्रमों से? हाँ, बट देखी जाए तो ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड
मैंने ऐसा कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। एंड आई नेवर थॉट कि मतलब इतना सुकून, लाइक जैसे हम पूरे दिन घूम रहे थे, यहाँ आके हमने जो कार्यक्रम देखा हो, पूरे दिन की थकान मिट गई। हमने बहुत एंटरटेन किया था, लाइव शो लाइक दैट। एंड जो ये व्यू है ये बहुत अच्छा है। इस व्यू के साथ जो आपने जो शो दिया हमें, वो उसके हिसाब से तो आई विल कम अगेन। जी, हम बता दें कि जो अपने राजस्थान सरकार द्वारा ये विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जो लोक कलाकारों द्वारा एक प्रस्तुतियाँ दी जाती है, वो यहाँ पर्यटक आए उनको काफ़ी आकर्षित करती हैं। और पर्यटकों का कहना है कि हम बार-बार यहाँ सिलीसेट झील जो अलवर की शान कही जाती है, और अलवर शहर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर्यटकों की लगातार सारे दिनों तांता लगा रहता है। तो यहाँ जो पर्यटक आए वो काफ़ी आकर्षित हुए हैं इस कार्यक्रम को देखकर। मैं धर्मेंद्र शर्मा, कैमरामैन ललित शर्मा के साथ ATL न्यूज़ अलवर। गौरतलब है कि सिलीसेट झील में इस बार पानी की खासी आवक देखने को मिली है। साथ ही 1 इंच की चादर अभी भी चल रही है, जिसे देखने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। रामगढ़ की गुरु नानक कॉलोनी में अचानक आग लगने से कार पूरी तरह जल गई। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह यहां के निवासी हरजीत सिंह ने अपनी कार घर से निकालकर बाहर सड़क पर खड़ी की थी, लेकिन कुछ समय बाद गाड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। वहीं रामगढ़ थाने से पुलिस भी मौके पर पहुंची। गाड़ी भैया बाहर निकाली थी, तो साफ़ सफाई करके मतलब गाड़ी वो साफ़ करी और बाहर खड़ी करी, और बस अंदर नहाने के लिए गए तो आग लग गई भैया इसमें। और आग बुझाने की भी कोशिश करी, नहीं बुझी। ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक कर रहे थे, गाड़ी लॉक हो गई थी प्रॉपर, पूरी लॉक ही नहीं होती थी, खुल नहीं रही थी। कितने बजे की घटना है ये 9:30 बजे की जगह। कोई नहीं आया, फ़ोन किए थे कुछ, अभी तक कोई नहीं आया। फायर ब्रिगेड वगैरह किसी की सुविधा मिली आपको? आई थी पुलिस, आई थी। हाँ, पुलिस यहाँ पे नहीं आई, वहाँ आई होगी पता नहीं। अच्छा आए चौक पर आए थे, वो सिलेंडर दे के चले गए, आगे तक तो कोई नहीं आया मौके पे। घर परिवार के बंदे इसमें लगे रहे। दूसरी मैं एक चीज़ में ये बोलना चाहूँगा आपको आगे कि 3-4 दिन पहले जो, क्या नाम आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह है, मैं यहाँ साथ में ही घर में रहता हूँ। कैसे लगी इस गाड़ी में? देखो जी, मौके पे सबसे पहला जो उसका छोटा भाई प्रभजोत सिंह बाल्टी डाल रहा था, एकदम से होल लड़ हुआ, तो मैं भी भगा घर से, पानी डाला, मिट्टी डाली। फिर काफ़ी देर बाद एक जो सिलेंडर पता नहीं कहाँ पेट्रोल पंप से हम लेके आए, तो शीशे तो तोड़कर उसको बुझाने की कोशिश करी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो जो कोइंसिडेंट हुआ जो हुआ, कि गवर्नमेंट द्वारा जो 3-4 दिन पहले सूचना सार्वजनिक दी गई है कि भाई रामगढ़ संपर्क संख्या जो 95 फाटक है वो बंद रहेगा 24 घंटे के लिए। तो अगर पहली बात तो हमने वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड के लिए कॉल करा, वो गाड़ी मौके पे अब तक तो नहीं आई। अगर वो अलवर से चलती भी तो वो क्रॉस कर नहीं सकती थी। दूसरा, अगर वो रामगढ़ में आ भी जाती तो हमारी कॉलोनी में भी एंट्रेंस नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो हमारा अतिक्रमण की वजह से हमारा कॉलोनी का मुख्य रास्ता है वो बाहर ही खड़ी रह जाती। ये हमने अपने निजी तौर पे सबमर्सिबल मोटर चला के मिट्टी डालकर पानी डालकर इसको बुझाया है। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर रविवार को राजगढ़ के ब्लॉक पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में टीकाकरण शिविर लगाया गया। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहनलाल मीणा ने बताया कि शिविर में 20 श्वानों को रेबीज के टीके लगाए गए। साथ ही आमजन को बताया गया कि रेबीज एक विषाणु जनित लाइलाज बीमारी है। यह पागल कुत्ते के काटने से मनुष्य एवं पशुओं में फैल जाती है। वहीं इस बीमारी का एकमात्र इलाज टीकाकरण है। आज 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज हमने 1 दिवसीय कैंप रखा है, जिसमें सभी पालतू और आवारा जो भी नगर पालिका पकड़ कर लाती है उन सभी डॉग्स के रेबीज का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है, और हम यहाँ सुबह से ही लगभग 8 बजे से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लगभग 10 डॉग्स अभी आ चुके हैं जिनका वैक्सीनेशन कर दिया गया है, और अभी नगर पालिका की तरफ से और पालतू जो रखते हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं लगातार डॉग। तो आज सभी से निवेदन है कि जितने आ जाएं डॉग्स तो हम वैक्सीनेशन कर देंगे। विश्व रेबीज दिवस के उपलक्ष्य में ही ये रखा गया है। क्या फ़ायदा है इससे क्या है, ये रेबीज जैसा कि जानते हैं सभी कि रेबीज एक ऐसी घातक बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है, और इसमें अगर कोई लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो उसके बाद में डेथ निश्चित होती है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम गंडूरा दीपनगर में तृतीय श्री खाटू श्याम जागरण का आयोजन शनिवार रात्रि किया गया। कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार योगी ने बताया कि श्री खाटू श्याम मंडल और ग्रामवासियों के सहयोग से जागरण सरकारी स्कूल के सामने आयोजित हुआ। इस दौरान अनेक झांकियां सजाई गई। वहीं कलाकार सुरजीत सरदार, उमाकांत ब्रिजवासी, जोगेंद्र ब्रिजवासी और राकेश सेन ने बाबा के भजनों से रिझाया।
बड़ौदा में कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। खंडेलवाल बगीची से प्रारंभ हुए इस पथ संचलन में स्वयंसेवकों ने पूर्ण अनुशासन से भाग लिया। वहीं इससे पूर्व शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई गई। ग्रामवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। साथ ही रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह आम स्वयंसेवक के रूप में पथ संचलन में शामिल हुए। जिला प्रचारक रोहित कुमार ने पथ संचलन की रूपरेखा साझा की। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख श्री वर्धन सहित ओम प्रकाश चौधरी, नरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, भारत सोनी और अमित शर्मा आदि उपस्थित रहे। खैरतल में नवरात्रों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का दौर जारी है। हरसोली रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में रविवार को श्री हनुमान भक्त मंडल द्वारा चतुर्थ सामूहिक कन्या पूजन का आयोजन हुआ। इस दौरान 351 कन्याओं का पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निर्मला देवी सहित मूर्ति देवी, डॉक्टर पूरण शर्मा, रेवती देवी, अनीता देवी और बीना वासु आदि मौजूद रहे। साथ ही अतिथियों एवं संतों का स्वागत किया गया। उधर मातो रोड स्थित परशुराम भवन में व्यापारियों की ओर से देवी मां के भंडारे का आयोजन किया गया। आरंभ में भोग लगाने के साथ ही कन्याओं को भोज करवाया गया। इसके बाद भंडारा संपन्न हुआ। उधर अग्रसेन चौक सीवान रोड पर स्थित मंदिर में भी भंडारे का आयोजन किया गया। खैरतल में श्री महावर वैश्य नवयुवक मंडल ने तृतीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को किया। इसमें अलवर ब्लड बैंक द्वारा सेवाएं प्रदान की गई। मातो रोड स्थित महावर भवन में लगे शिविर में 210 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। इस मौके पर दीनदयाल गुप्ता, गिरिराज गुप्ता, देवेंद्र, गौरव, नवीन, जितेंद्र, राहुल और दिनेश गुप्ता आदि की उपस्थिति रही। मालाखेड़ा के ग्राम पाड़ा में राम कथा का आयोजन हो रहा है, जो 30 सितंबर को संपन्न होगी। राम कथा के छठे दिन आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। आयोजन से जुड़े धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता पंडित सुरेश भारद्वाज ने बताया कि 30 सितंबर को विशाल भंडारा होगा। वहीं 22 सितंबर को राम कथा का शुभारंभ हुआ था। अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत म्यूल अकाउंट गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ताजा कार्रवाई में 4 बैंक कर्मचारियों और 1 मास्टरमाइंड सहित 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 16 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी म्यूल अकाउंट कमीशन पर साइबर ठगों को बेचते थे। इन खातों में 500 करोड़ से अधिक का संदिग्ध लेन देन सामने आया है। इनके खिलाफ 4000 से ज्यादा शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज हुई हैं। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के करीब 10 बैंक खातों में से 5 लाख रुपए की राशि फ्रीज की गई और 2,51,000 रुपए नगद बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने वरुण पटवा, एक्सिस बैंक मैनेजर, जींद निवासी साहिल और हिसार के गुलशन सहित सतीश कुमार, आशु शर्मा और आंचल सिंह को पकड़ा है। वैशाली नगर में जो हमने म्यूल अकाउंट का केस किया था, उसमें अब तक हमने 16 अपराधी गिरफ्तार किए, 6 नए अपराधी गिरफ्तार हुए। उसमें बैंक के कुछ कर्मचारी अधिकारी भी हैं और एक नया सरगना है जिसका नाम वरुण पटवा उर्फ यूडी, जिसको कि म्यूल अकाउंट के जो ट्रेडर्स है वो यूडी के नाम से जानते थे। कोई भी व्यक्ति उसका एक्चुअल नाम नहीं जानता था, उसको हमने गिरफ्तार किया है। वरुण पटवा के पास से हमें 2 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, मोबाइल, भारी मात्रा में सिम कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड और एपीके फाइल के कुछ सबूत मिले। एपीके फाइल जो है अकाउंट का एक्सेस लेने में काम आती है और पे आउट के कुछ हमारे पास में एविडेंस मिले हैं। पे आउट का मतलब ये होगा कि जब जो पैसा साइबर फ्रॉड का म्यूल अकाउंट के जरिए कमीशन के रूप में ये अलग-अलग म्यूल अकाउंट धारकों को ये विस्तृत जो डिस्ट्रीब्यूट करता था, इसके एविडेंस हमें मिले हैं। इसके अलावा आंचल जो कि हरियाणा की रहने वाली है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं कि इसने पैसे लेकर के फर्जी अकाउंट खुलवाने में और जो जब एक बार फर्जी अकाउंट खुल गया, उसके बाद जब कंप्लेन हुई, कंप्लेन को फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज करवाने में बैंकिंग ऑफिशियल्स के थ्रू मिलीभगत करके इन म्यूल अकाउंट के सरगनाओं को सहयोग किया। इस तरह के हमें एविडेंस मिले हैं और फर्स्ट टाइम जो है बैंकिंग के अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। उनसे हमने विस्तृत पूछताछ भी की है और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट नॉर्म्स हैं, चाहे से वो एनसीआरपी की गाइडलाइंस हो, चाहे से वो बैंकिंग के इंटरनल विजिलेंस सिस्टम हो, उन लोगों को इन्होंने बाईपास किया है। इनफैक्ट जब पहली बार अकाउंट खोला गया, उस समय जो ड्यू डिलिजेंस और वेरिफिकेशन करना था वो भी इन्होंने नहीं किया और फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन के सबूत भी हमें मिले।
तो पहली बार म्यूल अकाउंट के अंदर हमने अंतिम कड़ी तक पहुंचते हुए बैंक के कर्मचारी अधिकारियों को भी हमने अरेस्ट किया और 4000 से ऊपर जो है एनसीआरपी की कंप्लेंट्स इन म्यूल अकाउंट्स में मिली है और ये जो सारे बैंक के कर्मचारी अधिकारी हैं वो एक ही बैंक से संबंधित है। उसका नाम हम आपको प्रेस नोट में जारी करते हैं। उधर अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। वहीं इस मामले में 7 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये आरोपी कमीशन पर बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। आरोपियों के खातों में करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपए की ठगी के लेन देन सामने आए हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पकड़े गए लोगों में सोनिया मीना, प्रिया मीना, अनिल, संजय कुमार, कपिल कुमार, मृदुल और अनिल सिंह शामिल हैं। विशेष रूप से पॉइंट ऑफ सेल फर्जी सिम धारकों के खिलाफ और फर्जी सिम बेचने वालों के खिलाफ और म्यूल अकाउंट वालों के खिलाफ और आईटी एक्ट में कार्रवाई करने के लिए डी साहब की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया था। उसी तहत ऑपरेशन संग्राम में हमने एक और कार्रवाई की है, जिसमें कि हमने पुलिस स्टेशन राजगढ़ के अंदर एक बड़ी कार्रवाई हमने की है। लगभग 2 करोड़ से ऊपर के जो फर्जी ट्रांजैक्शंस जो है म्यूल अकाउंट में हमें मिले हैं और इसके अंदर एक अंतर्राज्यीय गिरोह सामने आया है, जिसमें कि कपिल, मृदुल और अनिल 3 जो लड़के हैं वो यूपी के रहने वाले हैं, जो बड़ी संख्या में म्यूल अकाउंट किराए पे लेते थे और किराए पर लेकर के उन म्यूल अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड के अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए और जो है उसके अलावा गेमिंग ऐप का जो पैसा है वो ट्रांसफर करने के लिए काम में लेते थे। उसके अलावा बड़ी मात्रा में यूएसडीटी इनसे बरामद हुआ है, जो कि ये कमीशन के रूप में अपने से नीचे वाली चेन के लोगों को देते थे। इनके पास हमें लैपटॉप, एटीएम कार्ड और विभिन्न डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं, जिसका हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। जिस तरह से हमने जो सिटी का पुलिस स्टेशन के अंदर हमने कार्रवाई की, उसी तरह की कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे। पूरे लिंकेज स्टडी करेंगे। यदि इसमें कोई भी और भी व्यक्ति लिंक्ड है, उनको हम पूरा डिटेल एनालिसिस हम कर रहे हैं। इन सभी के बैंक खातों की जानकारी, खातों का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग जो है जो भी इसके अंदर लिंक्ड लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु 3 मुख्य लोग जो कि यूपी के रहने वाले हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया, वो लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो कंप्लेन की स्टार्टिंग है उसमें राजगढ़ की रहने वाली एक महिला और उसके रिलेटिव्स का नाम आया था। बाद में जब हमने लिंकेज स्टडी किए तो इन 3 मुख्य सरगनाओं पर हम लोग पहुंचे हैं। तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। उधर नौगांवा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस निरीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में जुनैद, अनीश, इरफान और साकिर शामिल हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। रिश्तेदारों में खूनी संघर्ष में 15 हुए घायल, जमीन को लेकर रामगढ़ के पिपरोली में छिड़ा विवाद। पिकअप और ट्रक की चपेट में आकर 2 की गई जान। भारी वाहनों से लगातार हो रहे हैं हादसे। नए शावक के दिखने के साथ सरिस्का में अर्धशतक पर पहुंची बाघों की तादाद। करणी माता मंदिर क्षेत्र में कैमरा ट्रैप में दिखे बाघिन और शावक। और पुलिस ने नकली खाद की जब्त और भागे परिवादी। रैणी क्षेत्र में कृषि विभाग के साथ की कार्यवाही। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।